हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आज से हम हिंदी व्याकरण की पढ़ाई शुरू करेंगे। बच्चों, किसी भी भाषा के ज्ञान में उसके व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे किसी भाषा के ज्ञान के लिए उसका व्याकरण जो है वो रीढ़ की हड्डी का काम करता है। तो आज से हम हिंदी व्याकरण की पढ़ाई शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानें कि आखिर हम जो व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं वो भाषा से संबंधित है। तो आपके दिमाग में, आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि आखिर भाषा क्या है, भाषा की एक परिभाषा है तो क्या है। तो सबसे पहले इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि भाषा आखिर क्या है, भाषा हम किसे कहते हैं। तो बच्चों, जैसे हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हमारे मन में लगातार कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं, कुछ ना कुछ भाव आते रहते हैं और उन भावों को हमें दूसरों को बताना है, प्रकट करना है। तो कैसे करें? उसके लिए कोई माध्यम तो चाहिए जिसके द्वारा हम अपने विचार या अपने भावों को प्रकट कर सकें। तो वह माध्यम या वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार या अपने भावों को प्रकट करते हैं, दूसरों को बताते हैं या दूसरों तक पहुंचाते हैं, वही माध्यम, वही साधन भाषा कहलाती है। तो सबसे पहले आइए हम जानें कि भाषा शब्द की उत्पत्ति आखिर कहाँ से हुई और इसका क्या अर्थ है। तो बच्चों, सबसे पहले भाषा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के भाष धातु से उत्पन्न हुई। भाषा भाष धातु। अब ये धातु शब्द देखिए, जहाँ पर भी धातु शब्द आ जाता है वो जो है वो संस्कृत भाषा से संबंधित है। और धातु का क्या अर्थ होता है? धातु का अर्थ होता है मूल शब्द। अब मूल शब्द क्या है? तो मूल शब्द जो हम शब्द हैं उसका मूल रूप, जो वो कैसे, वो मैं आपको समझाती हूँ। कि जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं जाना और संस्कृत में कहते हैं गमन करना। तो गमन जो शब्द है जिसको हम हिंदी में जाना कहते हैं, गमन जो शब्द है वो गम धातु से बना है। गम धातु, ये जो है, ये जो गमन शब्द या जो हिंदी में जाना शब्द है उसका ये मूल रूप है गमन। और जैसे हिंदी में दूसरा एक उदाहरण ले लीजिए कि हिंदी में हम कहते हैं कर्म, क्रिया या कार्य जो हम कहते हैं, संस्कृत में भी हम जिसे कर्म कहते हैं, क्रिया कहते हैं, वो उसका जो धातु शब्द है वो क्री धातु से बना है। किस धातु से? क्री धातु से। तो ये जो क्री धातु है ये कर्म शब्द या कार्य शब्द का मूल रूप है। तो मूल रूप है यानी धातु जो है वो किसी भी शब्द का मूल रूप होता है। तो ये जो है ये भाषा जो है, भाषा वो भाष धातु से बना हुआ है। किस धातु से? भाष धातु। और भाष धातु का क्या अर्थ होता है? भाष धातु का अर्थ होता है विचार प्रकट करना, ये इसका अर्थ होता है। और धातु जो है, मूल शब्द जो है वो भाष है। तो भाष जो है और धातु है, और भाष का मूल भाष धातु है। इसका सीधा अभिप्राय है कि ये किस भाषा का शब्द है? तो ये जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। अब बच्चों, तो इस जो है इससे इन बातों से हमें स्पष्ट हो गया या हम अच्छे से जान गए कि हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है, हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा से ही हुई है। संस्कृत भाषा को मदर लैंग्वेज भी कहते हैं और ये ऐसा माना जाता है, सही भी है कि विश्व की बहुत सारी भाषाओं का जो उद्गम है, जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा से ही हुई है। तो अब आपको अगर कोई आपसे पूछता है कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आप एकदम आसानी से जवाब दीजिए कि हिंदी की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत भाषा से हुई है। तो सब भाषा का क्या है? भाषा किस धातु से बना है? भाष धातु से बना है। भाष का अर्थ होता है अपने विचार प्रकट करना। तो वे भाषा किस काम आती है? अपने विचार को प्रकट करने। कौन से भाषा का धातु शब्द है? कौन से भाषा से है? तो संस्कृत भाषा से। ये आपको इतना स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि भाषा आखिर है क्या। ये तो जान गए हम कि भाषा जो है वो भाष धातु से उत्पन्न हुई है और भाष धातु का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। अब आइए देखते हैं कि आखिर भाषा की परिभाषा क्या है। तो एक लाइन में अगर हम इसको कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अपने विचार, अपने मन के भाव या अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम ही भाषा कहलाती है। लेकिन अगर उसकी हमें सर्वमान्य अच्छी से परिभाषा दें तो इस प्रकार हो सकता है, भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा
व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ये जो है क्या है, भाषा की एक सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है। तो अब इस परिभाषा को हम समझते हैं कि परिभाषा में क्या है। तो भाषा वह माध्यम या साधन है। अब जैसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो हमें एक माध्यम, एक साधन की आवश्यकता होती है। उसी तरह हमारे मन के जो भाव हैं, जो विचार हैं, उनको भी अगर एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना है तो उन्हें भी एक माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। तो वह माध्यम क्या है, भाषा है। क्या है, अब वो किसके काम आती है, तो काम किसके आती है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति, कौन हो सकता है वो, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। अब वो एक व्यक्ति भी हो सकता है या व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। अब क्या करते हैं ये, दूसरा व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक, अब क्या हो रहा है इनके बीच, तक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान, ये यहाँ से विचार गए यहाँ और इसके विचार आए यहाँ। अब ये जा रहे आ रहे हैं, यहाँ पर जो साधन है, ये जो साधन है, इनके विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम जो है, जो साधन है, वही साधन हमारा क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ये भाषा कहलाती है, इसे ही हम कहते हैं भाषा। तो भाषा क्या है, एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के विचारों को दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह तक ले जाना और उसके विचारों को यहाँ तक लाना। ये जो साधन जो है वो जो इस काम करती है, इसका जो साधन माध्यम होता है, वही माध्यम भाषा कहलाती है। तो भाषा की परिभाषा आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा कि भाषा क्या है और ये किस काम आते हैं, तो किस काम आती है। अब आइए, अब आप कहेंगे कि जी ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि भाषा के प्रकार क्या है, आखिर भाषा कैसे, कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, अब इसको देखिए कि मौखिक भाषा क्या है। तो सबसे पहले बच्चा जब छोटा होता है, अपने परिवार में रहता है, अपने परिवार के लोगों के साथ जब भी वो रहता है वहाँ पे, तो उनको बात करते सुनता है। तो वहाँ सुनता है, वो एक एक चीज़ को सुनता है, सुनने के बाद वो उसको सीखता है, सीखने के बाद वो उसको बोलता है, बोलने के बाद वो उसको लिखना सीखता है। तो पहले वो ये जो भाषा है, सुनना, फिर उसको सीखना, फिर बोलना, तब लिखना, ये जो भाषा का विकास क्रम है। तो इस विकास क्रम में भाषा की वह स्थिति जब हम भाषा को सुनकर और बोलकर एक दूसरे तक ग्रहण करते हैं या सीखते हैं या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, वह जो रूप है वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब कैसे, वो देखिए, जैसे आप रेडियो पे न्यूज़ सुन रहे हैं, फिर आप कविता सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। जैसे अब आपकी कक्षा में आपके जो शिक्षक हैं आपको कविता सुना रहे हैं, तो आप कविता को सुनकर जब सीखते हैं, सुनकर जब उसको सीखते हैं, तो वो होता है भाषा का मौखिक रूप। जैसे एक छोटा बच्चा अपने घर में अपनी माँ को बोलते हुए देखता है, अपने दादा दादी को, अपने बुआ को, अपने भाई बहनों को, तो वो सीखता है और उसी भाषा में बच्चों के साथ क्या करता है, व्यवहार करता है, बोलता है। ये भाषा का मौखिक रूप है। तो मौखिक भाषा क्या है, मौखिक भाषा का वह रूप है जिसे हम बोलकर या सुनकर ग्रहण करते हैं, वही भाषा का मौखिक रूप होता है। तो भाषा का मौखिक रूप कैसा होता है, सुनकर या बोलकर, ठीक। तो ये हो गया भाषा का मौखिक रूप। अब दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा जो भाषा का रूप है वो है लिखित भाषा। कौन सी भाषा, लिखित भाषा। अब आप स्कूल, जब छोटे बच्चे होते हैं स्कूल आते हैं, स्कूल में सबसे पहले टीचर जो है बच्चों को बोलती है, बोल कर सुनाती है इसको बार बार, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल या क ख, तो बोलती है, फिर उसे रिपीट करती है। बच्चा उसे सुनता है, सुनकर उसे सीख लेता है और सीख कर बोलने लगता है। अब बोलने लगता है तो टीचर का अगला जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि बच्चे को उस शब्द को या उस अक्षर को जिसे उन्होंने उसे बोलकर सिखाया है, अब उसे लिखना सिखाएंगे। तो जैसे उसने ए बोला था तो वो अपने ब्लैक बोर्ड या बच्चे की नोटबुक पर ए लिखती है, क लिखती हैं। तो ये जो करती हैं, तो ये भाषा को क्या होता है, भाषा के लिखित रूप को सीखने का
की क्रिया जो है वो क्या होती है, प्रारंभ होती है। जैसे हम लिखित भाषा के लिखित रूप को हम कब ग्रहण करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ना, किसी बुक में स्टोरी पढ़ना, या फिर क्या जैसे बुक कॉपी में लिखना पढ़ना, तो ये भाषा का लिखित रूप है। अब जैसे आपके मन में कुछ विचार आ रहे हैं, कुछ भाव आ रहे हैं, आपने उसे किसी पेपर में लिख दिया, या आपके मन के कोई विचार है जिससे आपने किसी पत्र में लिख कर दूसरे तक पहुंचाया अपने विचारों को, तो ये क्या होता है, ये भाषा का लिखित रूप है। जैसे अब आपके स्कूल में किसी बात की सूचना हुई है और आपको सूचना जो है आपके सूचना पटल पर चिपका दी गई है, तो आपने जो सूचना है, जो स्कूल की तरफ से जो सूचना है या स्कूल की जो विचार है, उसे आपने अपने सूचना पटल पर लिखा हुआ उसे आपने पढ़ा, और पढ़कर आप जाने, तो ये क्या हो गया, ये भाषा का लिखित रूप है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, बुक पढ़ना, ये सब क्या है, भाषा के लिखित रूप है। तो भाषा के लिखित रूप को हम कैसे ग्रहण करते हैं, पढ़कर या लिखकर। ठीक, तो भाषा के दो रूप हो गए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब एक भाषा का तीसरा रूप होता है। अब आप कहेंगे बोलना हो गया, सुनना हो गया, लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, तो अब तीसरा कौन सा, तो तीसरा एक ये होता है कि जब मान लीजिए आपके घर में गेस्ट बैठे हुए हैं या कोई बड़ा बैठा हुआ है, बातचीत हो रही है और आप जो है बहुत शैतानी कर रहे हैं बहुत, तो आपकी मम्मी जो है आपको डांट नहीं सकती, बोल नहीं सकती, तो वो सीधा वहाँ से घर के वहाँ खड़े वहीं से इशारा करती ये, और हम समझ जाते हैं कि नहीं, यह मम्मी क्या है, गुस्से में है और हमें पीटेगी। तो एक मम्मी ने अपने विचार आप तक पहुँचा दिए, कैसे पहुँचाया, बोली कि मैं गुस्से में हूँ, नहीं, लिखा क्या, नहीं, लेकिन हमने समझ लिया कि मम्मी गुस्से में है और पीटेंगी। तो ये जो है एक और दृश्य है जिसके द्वारा मैं स्पष्ट कर दूँ आपको। एक और दृश्य, आप प्रायः शहरों में जब जाते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, इधर से उधर से, इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन से, और बहुत ज़्यादा वहाँ ट्रैफिक होता है। और एक चौक पे एक ट्रैफिक पुलिस जो होती है, ट्रैफिक पुलिस का जो आदमी होता है वो वहाँ खड़ा होता है, और वो क्या करता है, जिस डायरेक्शन से गाड़ी आ रही है उस ऐसे इशारा करता है, गाड़ी रुक जाती है, ऐसे ऐसे इशारा करता है, गाड़ियाँ चलने लगती हैं। और ट्रैफिक पुलिस ने वो क्या किया, उसने क्या लिखा कि रुकिए, क्या उसने बोला कि रुकिए, नहीं, उसने संकेत किया, मात्र इशारा किया, और गाड़ियाँ जो है रुक जाती हैं। ये क्या है, उसने अपने विचार पहुँचाए दूसरों तक। ये क्या है, ये सांकेतिक भाषा है। कौन सी भाषा है ये, सांकेतिक भाषा। भाषा का तीसरा रूप होता है जिसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। ये अब जो है, इसमें जो भाषा को अपने मन के विचारों को ना बोला जाता है, ना लिखा जाता है, उसे केवल संकेतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। जब अपने विचार हम दूसरों को संकेतों के माध्यम से बता दें, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो भाषा का तीसरा रूप कौन सा होता है, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा में देखिए, आप लोग अक्सर न्यूज़ बुलेटिन देखते होंगे, समाचार, वहाँ पर जो व्यक्ति सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए एक स्पेशल बुलेटिन आता है जिसमें न्यूज़ रीडर एक तरफ न्यूज़ रीड करते रहते, पढ़ते रहते हैं, और जो एक तरफ जो है तो एक कोई भी पर्सन व्यक्ति जो है उसे इशारों में एक्सप्लेन करता है, बताता रहता है। तो वो जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो सुन नहीं सकते, वो जो है उसको इशारों में समझ जाते हैं कि न्यूज़ रीडर ने क्या न्यूज़ को बताया है, क्या न्यूज़ को पढ़ा है। ये जो भाषा है, ये जो भाषा है वो सांकेतिक भाषा कहलाती है, जिसे हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। ये जो लोगों के लिए बहुत उपयोगी होती है, जहाँ पर यह संभव नहीं है कि हम वहाँ पर बोलकर या चिल्लाकर या लिख कर बताएं। जैसे आपने बहुत सारे सड़कों पर यातायात के लिए जो साइन बोर्ड लगे होते हैं, उसमें आप बहुत सारे ऐसे संकेत देखते हैं जिसके द्वारा आप समझ जाते हैं कि आगे आने वाले सड़क पे कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, या फिर पुल है, क्या है वहाँ पे, वो आपको समझ में आ जाता है। तो भाषा का वह रूप जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, शब्दों का उपयोग नहीं करते, बल्कि संकेतों के द्वारा अपने विचार को पहुँचाते हैं, वह भाषा का सांकेतिक वह जो भाषा का सांकेतिक रूप होता है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो बच्चों, ये तो थी भाषा की परिभाषा और भाषा के प्रकार। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका जो आगे का शेष जो भाग है हम अगले वीडियो में फिर देखेंगे।